చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న మిత్రులారా. बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता इस मंच पर पधारे हुए महाराष्ट्र के बड़े सीनियर नेता और तेलंगाना के इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रेवंत रेड्डी जी, सीएलपी लीडर श्री मल्लू भट्टी जी, कांग्रेस के नेता श्री के राजू जी, पार्लियामेंट मेंबर श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी, पार्लियामेंट मेंबर कोमटी वेंकट रेड्डी जी, श्रीधर बाबू एआईसीसी सेक्रेटरी, रोहित चौधरी, संपत कुमार और जावेद एआईसीसी के सेक्रेटरी, बोसराज एआईसीसी सेक्रेटरी, जीवन रेड्डी एमएलसी, जग्गा रेड्डी एमएलए, सेटकर एमएलए, बंसी रेड्डी एआईसीसी सेक्रेटरी, प्रेम सागर राव जिन्होंने अभी बहुत बात किया और अपनी बात को रखा, और माइनॉरिटी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शबीर साहब और हनुमंतराव जी, लक्ष्मैया जी और सारे, क्षमा कीजिए समय के अभाव से मैं सभी का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं चंद लोगों को లాస్ట్ స్పీచ్ మీరందరూ ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోండి ప్లీజ్. ఇప్పటిదాకా పెద్ద మనిషి మాట్లాడేటప్పుడు ఆగండి ప్లీజ్. చేతులు మొక్కుతున్నా, ఎక్కడో అక్కడ ఆగండి. मैं आप सभी का क्षमन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 132वीं जयंती है और बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान को लिखा है और प्रजाप्रभुत्व को एक दिशा दी है। अगर बाबा साहब अंबेडकर संविधान समिति में नहीं होते तो आज दलितों को वोटिंग का राइट मिलता नहीं था और
जो महिलाएं हैं उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रहने के वजह से उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज यानी महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको बराबर का हक दिया। सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये जो कोशिश करके नया संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप दिए थे, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन दोस्तों, आज सब लोग अंबेडकर को भूल रहे हैं, दलितों का नाम लेते हैं। कोई बाबा साहब अंबेडकर का 15 फुट का स्टैचू लगाता है, कोई 20 फीट का लगाता है, कोई 125 फीट का लगाता है। लेकिन गरीबों की हालत क्या है, उनके लिए क्या काम करना चाहिए, वो काम कोई नहीं करता। मैं बताना चाहता हूं, इस अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान दलितों को लाया था और जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर उनको डेवलपमेंट के लिए पैसे रखा गया था। मैं पूछता हूं, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन एससीपी अमाउंट, एससी और एसटी का कितना इस 9 साल में आपने जमाया, कितना खर्च किया, या जनता को बताओ। सिर्फ पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने से नहीं चलता। मैं 3 एकड़ जमीन दूंगा, कहां है 3 एकड़ जमीन? मैं 5 लाख या 10 लाख का मकान दूंगा, कहां है मकान? तो ये सब चीजें दलितों को भ्रमित करने के लिए छोटे मोटे पार्टियां काम करते हैं। लेकिन देश को बनाने वाले, देश को बचाने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले ये कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, देश को आजादी जल्दी नहीं मिलती थी। महात्मा गांधी जी अपनी जान की परवाह न किए बिना उन्होंने आजादी दिलाई। जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 साल जेल में रहकर आजादी दिलाई। वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक बनाने में नेहरू जी का साथ दिया। सुभाष चंद्र ने किया। अरे बाकी के लोग जो कांग्रेस को गालियां देते हैं, जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, तुम क्या करें? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? तुम कांग्रेस को सिर्फ गालियां देना का सीखे। मोदी भी वही बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की। अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते, मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, शार्प होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। जो कुछ हमने किया, बचाया, डेवलप किया, ये सब कांग्रेस की देन है। आज सिंगरेनी बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री, या
पहले कम से कम 75,000 लोग काम करते थे। आज आहिस्ता आहिस्ता उस फैक्ट्री को खत्म करने के लिए एक तरफ मोदी और एक तरफ तेलंगाना सरकार एक हो गई है और कहते हैं हमारी गरीबों के साथ, हम गरीबों को चाहते हैं, गरीबों के लिए हम काम करते हैं। ये गरीबों के साथ ये ऐसा है, हमारे पास एक कहावत है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी किसी के साथ। तो ऐसा ये लोग कर रहे हैं, गरीब का नाम लेते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन अमीरों से शादी करके पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। पूरा पब्लिक सेक्टर आज खत्म हुआ है। 75,000 लोग इस सिंगानी कोल फैक्ट्री में काम करते थे, माइंस में, आज सिर्फ 40,000 लोग वहां है, सिर्फ 40,000। यानी आहिस्ता आहिस्ता 35,000 जॉब आज कम हो गए। किसके कम हो गए? वर्कर के, गरीब लोगों के, पिछड़े हुए लोगों के, दलितों के, उनके हो गए। लेकिन सरकार, यहां के सरकार को भी चिंता नहीं, मोदी को तो पहले से ही चिंता नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कितने भी है, अमीरों को बेच रहे हैं। एक 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 एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रोड पे टैक्स लगा रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, और अब एक बचा है कि हवा बेचने का एक बचा है। सब कुछ बेच रहे हैं। उनके हाथ में अगर कंट्रोल करने का होता और वो बोलते थे हवा में ऑक्सीजन है, तुमको अगर बचना है इतना खरीदो, और ये उनकी देन है। और हमेशा बीजेपी यही कहती है कि हम तो बहुत कुछ काम किए। क्या किए? अरे 201 फैक्ट्री को बेच रहे, HAL को बेच रहे, HMT को तो बेच रहे हैं, उसकी जमीन को बेच रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवार्षिक योजना में बड़े बड़े फैक्ट्रियां डाले थे गरीबों को नौकरी देने के लिए, वो एक एक करके आप उसको बेच रहे हो। और जो आज उन्होंने पहले वायदा किया था, क्या वायदा किया था? उन्होंने कहा था मैं हर साल नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरियां देता हूं। एक बोले क्या नहीं बोले? किसी ने? ये तो मोदी जी ने कहा हमारे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहां है? बताओ। 100 नौकरियां छीन ले रहे। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, सरकारी वैकेंसीज। जैसा सिंगरानी में 35,000, वैसा एजुकेशन में, पब्लिक सेक्टर में, रेलवे में, BSF में, हर जगह खाली है। और 30 लाख नौकरियां आज सरकार में खाली है, लेकिन मोदी उसको भर रहे नहीं। और राज्य सरकार में भी, यहां की जो सरकार है, स्टेट सरकार, वो भी भर रही नहीं, क्योंकि उनको वो नहीं होना, उनको सब इवेंट मैनेजमेंट होना, इवेंट करना, लोगों को जमाना, तकरीरें करना, घर को चले जाना। गरीबों के लिए क्या किया? कौन सा प्रोग्राम किए? मैं देखा हूं बहुत से लोग बहुत भाषण करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, देखो देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है
तो आप सब लोग एक होके लड़ो, देश को बचाओ। अगर तुम्हारे हाथ से डेमोक्रेसी चले गई, संविधान चले गई, तो लोग कहीं डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बड़े डिक्टेटर या छोटे डिक्टेटर, और ये सब मिलके देश के लिए आज कोई काम कर रहे नहीं, लेकिन भाषण बहुत अच्छा देते हैं, कहते हैं। परसों एक हमारे गुलबर्गे में आए थे और वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे। खैर, मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी, अब तो पार्लियामेंट सीट लड़ने का अब तो नहीं है, क्योंकि मैं 12 इलेक्शन में से 11 इलेक्शन जीता हूं। 12 में से 11 इलेक्शन जीता हूं, और ये मेरा एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर कम से कम ये 53 साल चल रहा है। कंटिन्यूअसली 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। एमएलए तो हूं, एमपी तो हूं, और आखिरी में राज्यसभा मेंबर। ये क्यों हुआ? ये कांग्रेस के वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? इंदिरा गांधी जी के वजह से हुआ। ये कैसा हुआ? सोनिया गांधी जी के वजह से हुआ। अगर वो लोग मुझे प्रोत्साहन नहीं करते, मेरे जैसे एक गरीब आदमी को अगर वो आगे नहीं लाते, और मैं मेहनत से काम नहीं करता, तो ये मैं 53 साल एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के नहीं रखता था। मैं काम करने के लिए आज भी मुझे सोनिया गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, क्योंकि सारे देश को भी देखना, सारे राज्यों को देखना, और हमारी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी के साथ, आइडियोलॉजी की हिफाजत के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। वही काम राहुल गांधी जी ने किया। उनको डिफेमेशन केस में फंसाकर 2 साल उनको शिक्षा देकर आज उनको डिस्क्वालीफाई किए। वही गुजरात का एक एमपी, वो क्रिमिनल केस में था, एक दलित डॉक्टर को मारा था, इसलिए उसके ऊपर SC, ST और क्रिमिनल केस था। तो उस बीजेपी एमपी को मुंसिफ कोर्ट ने शिक्षा दी, सेशन कोर्ट ने शिक्षा दी, हाई कोर्ट में उसकी अपील रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला आपने गुनाह किया है, इसलिए आपको 5 लाख जुर्माना और माफी मांगना चाहिए उस दलित डॉक्टर को। उसको 16 दिन का टाइम दिए उस एमपी को, और राहुल गांधी को सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया, और उनका घर खाली करने के लिए भी बोला। आप ही बोलिए, क्या न्याय है? ये क्या रूल ऑफ लॉ है? क्या ये संविधान के तहत ये सरकार चल रही है? और वैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं बहुत से राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स। अरे भाई, कम से कम आज जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी जो संविधान का रक्षा किया, उसके वजह से आप बैठे। कम से कम उसकी तो रक्षा करो, उसके लिए तो लड़ो। नहीं, ये जो है इसको हम लड़ना है, डरना नहीं। चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, हम लड़ते रहना चाहिए। और हमारे
उसूलों की हिफाजत करना चाहिए। माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा, कोई बात नहीं करता। दलितों पे अत्याचार होता है, कोई बात नहीं करता। क्यों? सब डरे हुए हैं कि किसी को ईडी की धमकी देता है, किसी को सीबीआई की धमकी देता है, किसी को सीवीसी की धमकी देता है। ऐसा धमकी दे दे के एक तरफ केंद्र सरकार और यहां पर तो राज्य में पैसे का बोलबाला है। हर चीज को खरीदना, जैसा मार्केट में चीजें खरीदते पैसे देके, वैसा या एमएलए को खरीदते। हमारे पास कितने चुन के आए थे? हाँ, 12, 19 में है कितने? अब 6 बच गए, 5 बच गए। तो किसने लिया? किसने चोरी किया? बोलो, किसने चोरी? केसीआर 12 लोगों को खरीद लेके दलित को एलओपी भी रहने नहीं दिया। ओके, ये है जमहूरियत, ये उनका काम है। हम कभी ऐसा किए? किसकी भी गवर्नमेंट रहने दो, हम रूल्स के तहत, संविधान के तहत काम करते रहे, ये हमारा है। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। एक ही आपको कहूंगा, आने वाले दिन में सागर राव, प्रेम सागर राव, आने वाले दिन में आप एमएलए जरूर बनेंगे और हमारी पार्टी की सरकार आएगी और हमारे पार्टी की सरकार आएगी। आपने जो कहा सरकार आते हैं, आपके जिले को नहीं देखते, आपके जिले को पूरा देखेंगे। हमारी गवर्नमेंट आने दो। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, मैं सुनने वाला हूं, मैं सुनाने वाला हूं। तो इसलिए हमारी पार्टी, सोचिए 9 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में हमारी पार्टी अकेली लड़ेगी, हमारी जीत होगी और हम लड़ते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको ज्यादा न कहते हुए सभी लोग मिलके एक होकर काम करें। और आपको भी विनती करता हूं, हमारे मीडिया के दोस्तों को भी विनती करता हूं कि आप जो भी करें डिस्पैशनेटली चले, मदद मिले आपसे, और ताकि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये रहना चाहिए। इसलिए ये बातें सुनाकर, इससे ज्यादा न बोलते हुए मेरे बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम।